हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं, तो अगर आपने वो वाले वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर पॉलिटी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। When was reservation of 27% government jobs for other backward classes declared for the first time in independent India? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सरकारी नौकरियों के आरक्षण कब यहाँ पर घोषित किया गया था। अब यहाँ पर बात की गई है कब जो है तो घोषित किया गया था, यानी कि कब जो है तो इसको लागू किया गया था। अब यहाँ पर बात आई है कि कब सबसे पहली बार जो है तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% सरकारी नौकरियों के आरक्षण की बात कही गई थी, यानी कि इनको लागू किया गया था। तो वो कहा गया था 1990 की बात है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लागू कब हुई थी? तो वो हुई थी 1990 में। अब इस क्वेश्चन की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखो आपको पता होना चाहिए। थोड़े दिन पहले वाली जो पॉलिटी की क्लास हमने डिस्कस की हुई थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया हुआ था कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ था। तो ये जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसी से संबंधित जो है तो इस क्वेश्चन की हिस्ट्री है। अब वो हिस्ट्री कैसे है वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। आप सभी को पता है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो वो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया हुआ था, जो हमने प्रीवियस पॉलिटी की वीडियो डिस्कस की हुई थी। पॉलिटी का सेशन हमने डिस्कस किया हुआ था, वहीं पर मैंने आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ था। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो वह बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है तो गठित किया गया था। अब इसका गठन जो है तो कब किया गया था, ये डेट भी बहुत बार जो है तो एग्जाम में बनती है। तो इसका गठन किया गया था 1979 में, ये आपको पता चल गया। और ये जो बीपी मंडल है, इन्हीं से संबंधित है अदर बैकवर्ड क्लासेस के प्रावधान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में जो है तो गठित किया गया। बट इसने अपनी रिपोर्ट जो है तो कब प्रस्तुत की थी? तो रिपोर्ट इन्होंने अपनी प्रस्तुत की थी 1980 में, 1980 में। बट बाद में चल करके इनकी सिफारिशों को 1990 में जो है तो लागू किया गया था। तो इनकी सिफारिशों को कब जो है तो लागू किया गया था, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वो किया गया था 1990 में, जो कि ऑप्शन ए में देकर के रखा था। तो इस क्वेश्चन की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। जो भी पॉइंट यहाँ पर बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ पर भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में जो है तो गठित किया गया था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, आपके हमीरपुर बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि उस समय किसकी गवर्नमेंट जो है तो हुआ करती थी सेंटर में। तो वो हुआ करती थी जनता पार्टी की गवर्नमेंट। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। ये भी आपको पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सरकारी नौकरियों के आरक्षण कब घोषित हुआ था, कब लागू हुआ था? तो वो हमने देखा 1990 में इसको लागू किया गया था। अब उस समय हमारे पीएम कौन थे? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो उस समय हमारे पीएम थे वीपी सिंह। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हर एक क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। जिस भी तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल सोच समझ करके यहाँ पर टिक करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग हमने देख लिया। अच्छा, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग यह किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है तो काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। और आर्टिकल 340 के तहत जो है तो गठित हुआ था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये गठित कब हुआ था? तो डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है तो काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर हमने देखा था कि 27% सरकारी नौकरियों यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की बात कही गई थी। 1990 की यह बात है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कमीशन की सिफारिश पर इसको लाया गया था, यानी कि 27% सरकारी नौकरियों के आरक्षण की बात कही गई थी ओबीसी को। तो वो मंडल आयोग की सिफारिश पर इसको लाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट इज, तो राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अब यहाँ पर बात आई है राज्य की, ध्यान में रखना यहाँ पर राज्य की बात आई है, ना कि सेंटर की बात आई है। तो राज्य में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है, तो वह कौन होता है? तो वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी जो सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल की जब भी बात आती थी तो मैं आपको हर बार जो है तो एडवोकेट जनरल के बारे में बताता था और इनसे संबंधित आर्टिकल भी मैं आपको बताता था। तो राज्य में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी हो गया तो वो हो गया एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इनकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में की गई है। ये पहले तो आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखा राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी, बट कई बार आपसे पूछा जाता है कि पूरे के पूरे भारत में तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो वह है अटॉर्नी जनरल, जो कि सेंटर में होता है। ऑप्शन तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देकर के रखा है अटॉर्नी जनरल, तो ये हो गया भारत का प्रथम विधि अधिकारी। तो अटॉर्नी जनरल की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो की गई है आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में जो है तो अटॉर्नी जनरल, जिनको हम महान्यायवादी बोलते हैं, उनकी चर्चा की गई है। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो महान्यायवादी हैं, तो महान्यायवादी से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि महान्यायवादी का को जो है तो संसद में बैठने का तो अधिकार होता है, बट वोट डालने का अधिकार नहीं होता। ये आप सभी को पता होगा। तो महान्यायवादी को संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठने का अधिकार होता है, बट वोट डालने का अधिकार नहीं होता। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 88 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, महान्यायवादी की जो शक्तियां होती हैं, जो उनके विशेषाधिकार होते हैं और उनकी जो प्रतिरक्षा होती है, उनकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में की गई है। ये अटॉर्नी जनरल से सिर्फ और सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत बार जो है तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लाइनर यहाँ पर कर लो। जब भी आपसे पूछा जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये कहा जाता है आर्टिकल 164 में। और ये आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह जो है तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी आर्टिकल को थोड़ा सा घुमा करके भी आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि मंत्रियों से संबंधित जो अन्य प्रावधान होते हैं, उनकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो आर्टिकल 164 ही हो जाएगा। मैंने आपको अभी क्या बताया, मंत्रियों से संबंधित जो अन्य प्रावधान होते हैं, अन्य प्रावधान जैसे कि उनकी नियुक्ति हो गई, कार्यकाल उनका हो गया, उनकी सैलरी हो गई, एक्सेट्रा जो भी हो गया। तो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधानों की चर्चा 164 में की गई है। इस तरह से भी इस आर्टिकल को घुमा करके पूछा जाता है। तो हर एक तरह से आपको रेडी रहना है, जिस भी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, आपको हर एक चीज का यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आई है विधानसभा की। अब आप सभी को पता होगा सेंटर में क्या होती है? सेंटर में होती है संसद, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। वैसे ही आप सभी को पता है स्टेट में क्या होता है? तो स्टेट में होती है विधानमंडल, और विधानमंडल में एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। अब यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे इनके आर्टिकल से देखो पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये जो विधानमंडल है, तो विधानमंडल की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 168 में। ये आपको पता चल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो विधानसभा है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो इसकी चर्चा आर्टिकल 170 में की गई है। ये आपको पता चल गया। और ये जो विधान परिषद है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो इसकी चर्चा आर्टिकल 171 में की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हर एक बच्चे को यहाँ पर पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस
ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम। तो राज्यसभा के सभापति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे हटाया जाए। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सभापति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे हटाया जाए उपराष्ट्रपति के पद से, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है उपराष्ट्रपति की। अब उपराष्ट्रपति की बात आई है तो उपराष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, तो वो की जाती है आर्टिकल 63 में। अच्छा, यहाँ पर बात आई थी राज्यसभा का सभापति। आप सभी को पता होगा, मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति ही होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये बताया गया है आर्टिकल 64 में। तो आर्टिकल 63 हमने देखा, आर्टिकल 64 हमने देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब 2 पॉइंट देखो मैं आपको और बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा गया था राज्यसभा का सभापति, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जो राज्यसभा का सभापति है या फिर उपसभापति है, इसकी चर्चा, इनकी चर्चा, इन दोनों की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, तो वो की गई है आर्टिकल 89 में। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हमने देखा राज्यसभा की बात। अब आपसे लोकसभा का भी पूछा जाता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तथा उपाध्यक्ष होता है, उनकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, तो इनकी चर्चा आर्टिकल 93 में की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको बार बार जो है तो बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार जो है तो पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा का जो सचिवालय है, लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है, उसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, तो वो की गई है 98 आर्टिकल में। ये क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो है तो राज्यसभा देखा, लोकसभा देखा। एक ट्रिक मैं आपको बहुत बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बनता है संसद, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बनता है राज्यसभा और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बनता है लोकसभा, लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और इंपॉर्टेंट सीक्वेंस बहुत बार देखो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेन ड्यूटी ऑफ स्पीकर प्रोटेम ऑफ लोकसभा इज। तो लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका मुख्य कर्तव्य क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर की यहाँ पे बात आई है तो इनसे संबंधित भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनका काम क्या होता है, इनका मुख्य कर्तव्य क्या होता है। तो इनका कर्तव्य होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना, टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू मेंबर्स, यानी कि नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम जो है तो प्रोटेम स्पीकर का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि ये जो प्रोटेम स्पीकर है ये काम कैसे करता है, ये बनता कैसे है। तो जब भी सेंट्रल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल लेवल पर जो है तो इलेक्शंस हमारे यहाँ पर करवाए जाते हैं, फिर आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट बनती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ही आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है तो प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर बनता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। आप सभी को पता है 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो 2024 में जो है तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, बाद में आप सभी को पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर जीती, बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर जीती और उन्होंने अपनी यहाँ पर सरकार बनाई है और फिर अलग-अलग मंत्री यहाँ पर बनाए गए। तो उन नए सदस्यों या फिर उन नए मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम किसका होता है, तो वो होता है प्रोटेम स्पीकर का। आई होप आपको ये टर्म जो है तो अब समझ में आ गई होगी कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है इससे 2-3 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, क्या यह स्थायी अध्यक्ष होता है या फिर यह एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो ये ध्यान में रखना है, यह एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। सिर्फ और सिर्फ शपथ दिलाने का काम किसका होता है, तो वो होता है प्रोटेम स्पीकर का, यानी कि यह एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर हम देख ही लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 18वीं लोकसभा के चुनाव जो है तो 2024 में हुए थे। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर जीती, अपनी उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय हमने जो है तो किनको अपना प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर बनाया हुआ था। तो किनको बनाया था, तो वो थे भर्तहरि मेहताब। ये मेहताब नाम आपको ध्यान में रखना है। भर्तहरि मेहताब को हमने जो है तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो है तो बनाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमने कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। एक क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ। प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति कौन है और वो किस राज्य से संबंधित है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। अच्छा, उपराष्ट्रपति जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जो है तो कौन है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और
जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो कौन है सेंट्रल लेवल पर? वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में यहाँ पर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज एंश्योर्ड अंडर, तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किसके तहत जो है तो सुनिश्चित किया गया है? तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है आर्टिकल 21 में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आर्टिकल 21 की यह बात आई है और आप सभी को पता होगा कि ये मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत यह आता है। तो एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो 12 से लेकर के 35 के बीच में हमारे मूल अधिकार जो है तो बताए गए हैं। अच्छा, कौन से भाग में बताए गए हैं? तो भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में जो है तो हमारे मूल अधिकारों की बात की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट हैं, ये हमने किस देश के संविधान से बोरो किए हैं? तो ये हमने यूएसए देश के संविधान से इनको बोरो किया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इसकी बात आर्टिकल 21 में बताई गई थी। अब यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, यह किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में बताए गए हैं, तो उनके अंतर्गत आता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? स्वतंत्रता के अधिकारों की बात जो है तो यानी कि राइट टू फ्रीडम की बात जो है तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में की गई है। अब 19 से लेकर के 22 के बीच में की गई है, 21 आर्टिकल हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर हम 19 भी देख लेते हैं, 20 भी देख लेते हैं, 21 हो गया और 22। यहाँ पर इन चारों आर्टिकल्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 इसको क्या कहा जाता है? देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 को कहा जाता है, क्योंकि यह 6 प्रकार के अधिकारों की बात करता है। अच्छा, ये जो आर्टिकल 20 है, ये किसकी बात करता है? तो यह प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20, ये भी आपको पता चल गया। और आर्टिकल 21 यह जो है तो किसकी बात करता है? ये हमने अभी यहाँ पर देखा था, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यानी कि आप कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो वो करता है आर्टिकल 21। एक और आर्टिकल यहाँ पर बच गया, आर्टिकल 21 क्लॉज ए, ये किसकी बात करता है? तो यह शिक्षा के अधिकारों की बात करता है और ये 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ किया जाता है कि आर्टिकल 21 क्लॉज ए क्या यह 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों की बात करता है या फिर 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है? तो मैंने आपको बता दिया, तो यह 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है, ये भी आपको पता चल गया। और आर्टिकल 22 ये किसकी बात करता है? तो यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इसकी बात करता है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 जो कि हमारे स्वतंत्रता के अधिकार राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए। बस आपको यही जो है तो बार-बार यहाँ पर रिवाइज़ करने हैं। आपको देखो रिवाइज़ जो है तो बार-बार इन चीज़ों को करना है। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जब भी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ जाएँ या फिर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है, मैं आपको देखो बार-बार यहाँ पर बोलता हूँ, हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में जो है तो पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। आपसे हमीरपुर बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल में डिस्कस करवाए हुए हैं। टोटल हमारी 31 वीडियोज़ जो है तो पड़ी हुई हैं पॉलिटी की, वो आप जो है तो चेकआउट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम जो है तो नज़दीक में आ जाए, तो उनको क्या करना है? उनको ये क्वेश्चंस देखने हैं। उनको यहाँ पर देखना है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते थे पहले हमीरपुर बोर्ड में। क्योंकि आपको भी पता है कि हमीरपुर बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते थे, राज्य चयन आयोग भी वैसी ही तरह के जो है तो क्वेश्चंस लाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। 31 वीडियोज़ अगर आपको नहीं देखनी है, तो लास्ट की आप 20 या फिर 25 वीडियोज़ को देखना। वो आपको ज़रूर से यहाँ पर चेकआउट करनी है, जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ जाएँ। बाकी इन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में भी डाल दूँगा, तो वहाँ पर जाकर के भी आप इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फिफ्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची निम्नलिखित के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। आप सभी को पता है, हमारे भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। बट यहाँ पर भी आपसे एक घुमा कर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ थी? तो वो कितनी थी? तो वो थी 8, ये आपको पता होना चाहिए। 9वीं अनुसूची हो गई, 10वीं हो गई, 11वीं हो गई और 12वीं हो गई। यह जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात आई है कि भारत के संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, वह किसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो वह शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे मूल संविधान में
टोटल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में थी 8, बाद में चल कर के प्रेज़ेंट यानी कि अब कितनी हैं तो वो हैं 12। तो चलो पूरी की पूरी अनुसूचियों को मैं आपको बता ही देता हूँ। बिल्कुल मोटे-मोटे तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा बर्डन ना आपको लेने की ज़रूरत है, ना मुझे लेने की ज़रूरत है। जैसे कि पहली अनुसूची हो गई, तो यह किससे संबंधित है? तो राज्यों का संघ होगा, तो ये बताई गई है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची किसके बारे में बताती है? तो यह हमें वेतन के बारे में बताती है। बस आपको जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, वही आपको ध्यान में रखना है। जो तीसरी हमारी अनुसूची है, वह जो है तो शपथ के बारे में बताती है, यही आपको ध्यान में रखना है। जो हमारी चौथी अनुसूची है, वो किसके बारे में बताती है? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण जो है तो कौन-सी अनुसूची करती है? तो वो है चौथी अनुसूची। बाकी 5वीं अनुसूची जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछी गई थी, वो हमें अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में जो है तो बताती है। छठी अनुसूची जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया, उनसे संबंधित प्रावधान छठी अनुसूची में बताए गए हैं, ये भी आपको पता चल गया। 7वीं अनुसूची, ये किसके बारे में बताती है? तो ये हमें शक्ति के विभाजन के बारे में बताती है, यानी कि संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और संवर्ती सूची हो गई। इनके मध्य में शक्ति के विभाजन की बात करती है 7वीं अनुसूची, ये भी आपको पता चल गया। 8वीं अनुसूची, ये हमें किसके बारे में बताती है? तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल जो है तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो उन्हीं भाषाओं से संबंधित कौन-सी हमारी अनुसूची है? तो वो है 8वीं अनुसूची। अब आती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ, जो कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। मैंने आपको क्या बताया था कि इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह भूमि सुधार से संबंधित है। जमींदारी व्यवस्था को यहाँ पर खत्म किया गया था। अब पहला संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1951, 1951 में हुआ था और उसी के तहत इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अच्छा, ये जो 10वीं अनुसूची है, यह किससे संबंधित है? तो यह एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल से संबंधित है और ये किसके समय में लाई गई थी? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो यह राजीव गांधी के समय में लाई गई थी। अच्छा, कौन से संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 1985 की यह बात है। अच्छा, ये जो 11वीं अनुसूची है, यह किससे संबंधित है? तो यह पंचायत से संबंधित है। ये आपको पता चल गया। किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो है तो 1992 में किया गया था। उसके साथ ही जो है तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो 12वीं अनुसूची है, यह किससे संबंधित है? तो यह नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 1992 की ही बात है, जब जो है तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ जो हमने यहाँ पर देख ली, वो सारी की सारी अनुसूचियाँ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मुझे बताना है 36वें संविधान संशोधन, ये जो 36वां संविधान संशोधन है, यह किससे संबंधित है और किस वर्ष से संबंधित है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दो। बाकी जो हमने प्रीवियस 31 वीडियोज़ पॉलिटी की डिस्कस की हुई थी, जहाँ पर हमने बिल्कुल डिटेल में जो हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस पॉलिटी से संबंधित पूछे गए थे, बिल्कुल डिटेल में उन क्वेश्चंस को करवाया हुआ है। तो वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।